जब कोई व्यक्ति लापता होता है तो अक्सर कोई सुराग, संदेश, कॉल या संकेत मिलता है जो इशारा करता है। रायन जिमरमैन के मामले में कुछ नहीं था। परिवार को वास्तव में कुछ भी ज्यादा पता नहीं है। बस इतना पता है कि उसकी कार संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। वो पूरी तरह से गायब हो गया लगता है और उसके परिवार को ये जानने में कई साल लग गए कि उसके साथ क्या हुआ था। मर्सर काउंटी शेरिफ का कार्यालय। मैं बस अपने कुत्ते को टहला रही थी और मुझे कुछ हड्डियां मिली जो मुझे इंसानी लगी। हमारे जासूसों ने परिवार से वादा किया था कि मर्सर काउंटी शेरिफ का कार्यालय ये पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा कि क्या हुआ था, कि हम इस केस को बस ऐसे ही बंद नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत जटिल है, क्योंकि हमें लगा कि हम रयान के परिवार को जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं। आपने पूछा था क्या आपको गिरफ्तार किया गया है। आपको हिरासत में लेकर वहां औपचारिक रूप से दर्ज किया जाएगा। नहीं 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 नहीं, जमीन पर लेट जाओ। रायन के परिवार में किसी ने आखिरी बार उससे सितंबर 2015 में बात की थी। ऐसा लगता है जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गया हो। 2015 में 21 वर्षीय रायन जिमरमैन कई महीने पहले केंटकी में अपने माता पिता के घर से निकलकर कोलंबस ओहायो आ गया था ताकि वो अपनी खुद की राह शुरू कर सके। और शुरुआत में कोई भी इसे सच में लापता व्यक्ति का मामला नहीं मान रहा था। रायन एक वयस्क है और वह निश्चित रूप से अपनी मर्जी से जा सकता है। रायन अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां वो खुद को समझने और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो असल में क्या करना चाहता है। रायन की माँ और भाई बताते हैं कि एक दिन वो बस घर से चला गया। लेकिन रायन की गुमशुदगी राष्ट्रीय सुर्खियों में नहीं आई और कुछ ठीक ना होने का पहला असली संकेत डाक से चुपचाप मिलता है। अगले महीने अक्टूबर में रायन के पिता को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जिस कार को रायन चला रहा था वो कार चाबी के साथ लावारिस हालत में मिली है और उसे एक जब्त वाहन यार्ड ले जाया गया था। रायन के पिता ने कोलंबस पुलिस विभाग से कार ले ली, लेकिन कई महीने बीत गए, रायन के बारे में कोई खबर नहीं मिली। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से गया था या इसमें कोई आपराधिक वारदात हुई है। जब रायन ने जगह बदली तो उसने अपने परिवार को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसके पिता ने कहा कि वो परिवार से संपर्क में जरूर रहता था और जब वो लापता हो जाता है और पुलिस सच में सक्रिय रूप से जांच नहीं कर रही होती तो परिवार खुद ही अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार वो रास्ता भी उनके लिए बेकार साबित हुआ। परिवार ने रायन को ढूंढना बंद कर दिया, मानते हुए कि शायद वो खुद नहीं चाहता कि उसे कोई ढूंढे। रायन के गायब होने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी प्रगति होती है, लेकिन जांचकर्ता इसे इस मामले से अगले 4 साल तक जोड़ नहीं पाएंगे। 3 जनवरी 2016 को दोपहर 2:43 बजे मर्सर काउंटी की एक नागरिक अपने कुत्ते को वेस्ट बैंक पार्क में 127 के पास टहला रही थी और हमें एक कॉल मिली। मर्सर काउंटी शेरिफ का कार्यालय। हाँ, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन मैं अभी अपने कुत्ते को टहला रही थी और मुझे कुछ हड्डियां मिली जो मुझे इंसानी लगी। कार के लावारिस मिलने के 3 महीने बाद एक महिला अपने कुत्ते को टहला रही थी और उसे कोलंबस से लगभग 2 घंटे की दूरी पर कुछ ऐसी चीजें मिली जो उसे इंसानी अवशेष लग रही थी। और शायद मैं बस बेवजह घबरा रही हूँ, हो सकता है वो इंसानी ना हो। मैम, आपको ये कहाँ मिला? ठीक, कोलोराडो क्रीक पर। मैं बस अपने कुत्ते को रूट 127 पर टहला रही थी। मैं वहां किसी को भेज दूंगा कि वो देख ले। ओहायो का ये इलाका काफी ग्रामीण है। ग्रैंड लेक सेंट मैरी स्टेट पार्क पश्चिमी ओहायो में एक विशाल मानव निर्मित झील के किनारे है और ये इलाका अलग तरह का है। ये ओहायो के अन्य बड़े शहरों से अलग है। यहाँ शांति है, ये अलग थलग है। यहाँ अपराध दर बड़े महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। हमने डॉक्टर एलिजाबेथ मरे से संपर्क किया। वह एक फोरेंसिक मानव विज्ञानी है
और उन्होंने हड्डियों की जांच की और वह हमारे लिए यह पुष्टि करने में सक्षम थीं कि वे मानव कंकाल के अवशेष थे। उस समय हमने उस स्थान पर 3 दिन तक खोजबीन की। तो अब जब यह निश्चित हो गया है कि यह वास्तव में मानव अवशेष हैं, तो जांचकर्ताओं को यह पता लगाना होगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, यह व्यक्ति कौन है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास डीएनए की पूरी प्रोफाइल निकाल सकी। हम दृढ़ता से मानते हैं कि ये अवशेष किसी हिंसक मृत्यु के शिकार हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि ये किसने किया और उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं। और आखिरकार 1 जून 2020 को जांचकर्ताओं ने आधिकारिक रूप से अवशेषों की पहचान रायन जिमरमैन के रूप में की। उसके माता पिता, उसके परिवार को खबर मिलने में इतने साल लग गए, उसे पहचानने में इतना समय लग गया, और असली जांच तो यही से शुरू होती है। एक बार जब उन्होंने रायन की पहचान कर ली तो पुलिस इस पहेली के सभी टुकड़ों को देखना शुरू करती है, उसके हत्या के संभावित हालात और इसमें कौन शामिल हो सकता है। डिटेक्टिव बार्कर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम वॉर्न जिमरमैन है और आज सुबह एक डिटेक्टिव मुझसे मिलने आए और मेरे बेटे के बारे में कुछ दुखद खबर सुनाई। जी सर, ये सुनकर दुख हुआ। क्या हमें पता है ये कब हुआ? हमें 3 जनवरी 2016 को एक कॉल आया था। ठीक है, एक महिला सलीना शहर के ठीक दक्षिण में, जो हमारे मर्सर काउंटी का मुख्यालय है, उस इलाके में चल रही थी। क्या वो कोलंबस से दूर है या? ये कुछ घंटे दूर है, लगभग 2 घंटे। क्योंकि आखिरी बार जब मुझे पता था वो कोलंबस के किसी अपार्टमेंट में रह रहा था। तो हमने उस इलाके में कई दिनों तक खोजबीन की। वो जिस जगह मिला था वो एक तरह की जलधारा है। ऐसा नहीं लगता कि उसे वहां दफनाया गया था या कुछ ऐसा। ऐसा लगता है जैसे उसे वहां रखा गया था। इलाके की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद ये पता चला कि शरीर के कई हिस्से गायब थे, जैसे सिर, कोहनी के नीचे की दोनों बाहें और घुटनों के नीचे की दोनों टांगे। ये साफ था कि इसमें किसी आपराधिक हरकत का हाथ था और उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे। हे भगवान, वो सितंबर में लापता हो गया था। हाँ, और मुझे अक्टूबर तक पता नहीं चला जब मुझे एक प्रमाणित पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मेरी कार को कोलंबस पुलिस विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। खैर, मैं वहां गया और कार को जब्ती से छुड़ा लिया। सिर्फ एक ही चीज गायब थी और वो थी नंबर प्लेट। जगह ठीक उसी चौराहे पर थी, लगभग 1-1.5 ब्लॉक दूर, जहां वो अपार्टमेंट थे जहां वो रह रहा था। रायन के परिवार ने वो कार कभी नहीं बेची, बल्कि वैसे ही रखी। लेकिन 2015 में रायन की कार की जांच नहीं हुई थी। कोलंबस पुलिस विभाग ने जो जांच की थी वो कहीं नहीं पहुंची। मैंने आसपास के दरवाजों पर दस्तक दी। 2 पड़ोसियों को याद है कि एक काला टो ट्रक आया, कार उतारी और चला गया। वहाँ एक गोरा जोरा था, एक आदमी और एक महिला। और लगभग आधे घंटे बाद कोलंबस पुलिस विभाग आया। रायन थोड़ा अकेला रहता था। उसके दोस्त थे लेकिन ज्यादा नहीं। बचपन का अनुभव अच्छा नहीं था, लेकिन उसे वीडियो गेम खेलना पसंद था। वो स्कूल में ज्यादा लोकप्रिय नहीं था और उसे तंग किया जाता था। उसके कुछ ही दोस्त थे। तो रायन ऐसा इंसान नहीं था जिसे अभी दुनिया के तौर तरीकों की समझ हो गई हो। इस दुनिया में कुछ वाकई बहुत बीमार सोच वाले लोग हैं। मैं उससे तंग आ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे बस इतना पता है कि मुझे बस ये घिनौना है, लेकिन अब मुझे बस इतना पता है कि अब। इस शुरुआती फोन कॉल के कुछ दिन बाद रायन के माता पिता विकी और वॉरेन जिमरमैन से मिलने के लिए ओहायो के मर्सर काउंटी के जांचकर्ता केंटकी जाते हैं ताकि उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकें। और ये कई सालों में पहली बार है जब उन्हें उन यादों को फिर से जीना पड़ रहा है जो अब एक हत्या की जांच से जुड़ रही है। इन सालों में हमने यही सोचा और दुआ की कि वो बार है, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है। वो अपने भाई और पिता के छोटे भाई के बहुत करीब था। आप जानते हैं, आपको बस पता होता है कि वो इतना लंबा समय बिना कॉल किए या बिना कोई खबर दिए नहीं रह सकता था। जब उसने कहा कि वो जा रहा है तो क्या बताया था कि किसी दोस्त से मिलने जा रहा है?
हाँ, उसने कहा था कि वो ओहायो में अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। वो कुछ समय उसके साथ रहेगा, बस यही मुझे पता है। रायन के परिवार को उससे जो आखिरी संदेश मिला वो एक फेसबुक संदेश था और ये 25 सितंबर 2015 की बात है। यही लगभग वही समय है जब रायन गायब हुआ था। तो ये पहचानना काफी मुश्किल है कि वो संदेश सच में रायन जिमरमैन ने भेजा था या फिर किसी और ने, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि रायन अभी भी जिंदा और ठीक है। मैंने उसे बताया कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने बगल वाले आदमी से बात की। हाँ भाई, मुझे वो याद है। तुम जानते हो, मुझे वो आदमी याद है। वो किसी गोरी लड़की के साथ था और उसके पास एक और लंबे बाल थे, दूसरी ओर सिर मुंडा था। और बस इतना ही मुझे पता था, क्योंकि जब मैंने पहली बार उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी तब उसे देखे हुए मुझे करीब 3 हफ्ते हो गए थे। हम उसके ड्रॉप बॉक्स को चेक कर पाए जो मैंने कोलंबस के डिटेक्टिव्स को भेजा था। वो उस आदमी और उस महिला के बीच उन अपार्टमेंट्स में हुई बातचीत थी। लेकिन यहाँ नीचे लिखा है कि शायद ये लॉरेल एमरसन हो सकती है। हाँ, दीवार पर 2 नाम थे। मुझे लगता है कि वही उसका असली नाम है या फिर कोरी है। इनमें से कौन उसका असली नाम है? इसीलिए हम यह देखने के लिए कंप्यूटर की जांच में दिलचस्पी ले रहे हैं कि उससे और क्या सुराग निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यही अच्छा शुरुआती बिंदु है। शायद इसी से हमें उस दिशा में जाने का विचार आया। क्या आपको पता है कि उसने कोलंबस की यात्रा क्यों की थी, या वो किसके जरिए वहां जुड़ा था? क्या ये गेमिंग के जरिए हुआ था? मुझे लगता है वो क्रेग्सलिस्ट या कुछ ऐसा था। वो गेमिंग सिस्टम्स देखने के लिए अक्सर क्रेग्सलिस्ट पर जाता था। तो रायन का कंप्यूटर असल में उस गाड़ी के अंदर ही था जब उसे पाया गया था। रायन के पिता वॉरेन ने कंप्यूटर और रायन के ऑनलाइन अकाउंट से खुद जांच की। रायन एक गेमर था। कई बार आप ऑनलाइन खेलते हैं, कभी कभी आप एक महीने में सैकड़ों लोगों से बात करते हैं। तो इस समय संदिग्धों की सूची बहुत लंबी है। संदेशों में रायन के पिता ने देखा कि वो किसी से बात कर रहा था और रायन अपनी सेक्सुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहा था। वो शायद पुरुष से महिला में ट्रांजिशन पर विचार कर रहा था और ऑनलाइन ऐसे लोगों को खोजने के लिए विज्ञापन दे रहा था जो उसकी तरह सोचते हो। उन्हें पीछे से करिया जोड़ते हुए जांच करनी होगी। रायन ऑनलाइन किससे बात कर रहा था? वो ओहायो में किसके साथ रहने गया था? वे नाम कोरी, लॉरेल, ये रायन के साथ क्या हुआ, ये पता लगाने में अहम हो सकते हैं। वो कुछ लोगों से ऑनलाइन बात कर रहा था। जितने जांचकर्ता मैं जानता हूं, उन्हें तुरंत समझ आ जाता और वे यहीं से शुरू करते। पुलिस रायन की सारी डिजिटल जानकारी, जितना भी डेटा वे ढूंढ सकते थे, सब कुछ देखती है। और रायन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। आप कई लोगों, कई प्लेटफॉर्म से निपट रहे हैं, ऊपर से काफी समय भी बीत चुका है। सफलता की संभावना लगभग ना के बराबर है। कीवर्ड सर्च। और फिर चलिए इन बातचीतों के अंदाज को देखते हैं। फिर हम ये पहचानना शुरू करते हैं कि सबसे ज्यादा, लगातार, सबसे व्यापक बातचीत कहाँ हो रही है और कौन अब भी सक्रिय रूप से बातचीत में शामिल है। और हम शुरुआत में व्यापक रूप से शुरू करते हैं और फिर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कुछ पुराने ढंग की जांच पड़ताल से, डिजिटल सबूतों की जांच से शुरू होकर पुलिस को ओहायो के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक ले जाया गया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से जानकारी जुटाई, जिससे चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उन्हें नाम दिए गए जो थे कोरी और सारा बोजर, एक विवाहित जोड़ा जो उस कॉम्प्लेक्स की एक यूनिट में रहता था। ये नाम उन संवादों से मेल खाते थे जो रायन के पापा को कंप्यूटर पर मिले थे। उनकी बातचीत में कोरी रायन को अपने और अपनी पत्नी सारा के साथ रहने के लिए आमंत्रित कर रहा था, क्योंकि वे शायद अपने रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। क्या रायन कभी किसी रिश्ते में रहा है, ये आप जानते हैं? नहीं। तो क्या उसने कभी इस बारे में लॉरेल या कोरी के बारे में आप सबके साथ बात की थी? मेरे पास हारमनी है। सारा और कोरी की मुलाकात इंडियाना के हाई स्कूल में हुई थी। उन्होंने 18 साल की उम्र में शादी की और कोरी सारा के साथ ओहायो चले गए, जहां वो आर्ट की डिग्री करने वाली थी। कोरी और सारा का आपराधिक या हिंसक व्यवहार का कोई इतिहास नहीं था। कानून से कभी पाला नहीं पड़ा था।
जेन जुलाई 2015 में कोरी और सारा के साथ रहने आ गई थी और ऐसा लगता है कि सारा और जेन का रिश्ता बहुत मजबूत था और मुझे लगता है कि कोरी फिर अपना खुद का रिश्ता बनाना चाहता था। रायन असल में वही था जिसे उसका पति अपने लिए चाहता था, वही था जिसने उसे वहां ऊपर जाने के लिए कहा था। कोरी अभी भी कोलंबस ओहायो में रहता था, हालांकि सारा इंडियाना चली गई थी। उन्होंने शादी के लाइसेंस देखे और पता चला कोरी और सारा का तलाक हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारा ने जेन नाम के एक नए व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली है। अब इस समीकरण में तीसरा व्यक्ति भी है। तो पता चलता है कि सारा बजर्ड वास्तव में मेरियन, इंडियाना में रहती है, जो कि रायन जिमरमैन के अवशेष जहां मिले थे वहां से सिर्फ 1 घंटे पश्चिम में है। लेकिन जांचकर्ताओं को सारा और उसकी नई पत्नी जेन के बारे में अभी और जानना है। अगले 1 साल तक जासूस सारा बजर्ड, कोरी बजर्ड और जेन विटिकर, जिसे नायरा के नाम से भी जाना जाता है, पर निगरानी रखते हैं। कभी कभी जांच हमारी उम्मीद से थोड़ी धीमी चलती है। हम सोचते हैं इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, पुलिस उन्हें इतनी लंबी अवधि तक क्यों देख रही है। वे जितना संभव हो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, खासकर उनके रिश्तों और व्यवहारों पर। उन जानकारियों से बहुत मदद मिलेगी। वे बिना तैयारी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये जानकारी इकट्ठा करने का चरण है जो आगे चलकर बहुत मददगार साबित होगा। कोरी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, हमें आपसे बात करनी है। ये एक केस है जिस पर हम काम कर रहे हैं और आपका नाम गवाह के तौर पर आया है। ठीक है। क्या आप कोर्ट मुख्यालय चलेंगे? नहीं। ठीक है, क्या आप यहीं बात करेंगे? क्या कोई समन या कागज है? नहीं नहीं नहीं। 25 अगस्त 2021 को जांचकर्ता कोरी से बात करने जाते हैं। अब कोरी ने दूसरी महिला से शादी कर ली है। वे उसे बताते हैं कि वो हत्या का गवाह हो सकता है और उससे बात करना चाहते हैं। तुम किसी मुसीबत में नहीं हो। मेरे पास कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कोरी, ठीक है? हम सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा नाम एक केस में गवाह के तौर पर आया है। किस मामले में? एक हत्या। एक हत्या। मैंने नहीं देखा, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई हत्या होते हुए देखी हो। ठीक है, इसमें समय नहीं लगेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी आपके साथ चलूं? अगर हो सके तो हाँ, इससे हम इसे जल्दी निपटा सकते हैं। हम आपको वहाँ ले चलेंगे, हम आपको वापस भी छोड़ देंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप घर सुरक्षित पहुँच जाएं। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए। तुरंत ही वो थोड़ा झगड़ालू हो जाता है। वो जांचकर्ताओं से बात नहीं करना चाहता, बहुत दूरी बनाकर रखता है, बिल्कुल भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है? नहीं। कोरी, क्या तुम मुझसे दरवाजे के पीछे से बात करोगे? हम नहीं जा रहे कोरी, हमें बात करनी है। मैं बिना वकील के जानकारी देने में सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें अभी तक पूरी तरह से पता भी नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक यही वजह है। ये रायन के बारे में है। मुझे नहीं पता रायन कौन है। रायन कुछ समय के लिए आपके साथ रहा था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, किसने उसे आखिरी बार देखा था, वो कहाँ गया, इस तरह की बातें। मेरे पास आपके लिए कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इन सब के बारे में आपको क्या बताऊं। सवाल थे जैसे आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा, वो कहाँ गए थे और वो कितनी देर आपके साथ थे, ऐसे ही सवाल थे। नहीं, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आप रायन को नहीं जानते? मैं नहीं जानता। मैं ये हमेशा कहता हूँ, असहयोगी होना सामान्य व्यवहार नहीं है। शुरू से ही असहयोगी होना जांचकर्ताओं को तुरंत बता देता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वही संभावित संदिग्ध या अपराधी है। वो व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहता, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असहयोगी होकर उसने खुद को इसमें शामिल कर लिया। हमारे पास पहले से सारा है, हम उससे बात भी कर रहे हैं। किससे? सारा, मुझे लगता है आपकी एक्स वाइफ। ठीक है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। ठीक है। और आप चाहते हैं कि वो यहाँ आपका अंजाम तय करें या आप खुद इसे तय करना चाहते हैं? अभी अगर आप हमसे बात नहीं करना चाहते तो आप थोड़े बुरे इंसान लगेंगे, बाकी सब हमसे बात करना चाहते हैं।
इसी बीच एक राज्य दूर जांचकर्ता अब सेरा और जेन के पास पहुंच रहे हैं, जिसे उन्होंने मैरियन, इंडियाना में सेरा की मां का घर माना है। नमस्ते, कृपया मुझे माफ करें। सेरा को ढूंढ रहे हैं, वो मैं ही हूँ। मेरे लिए कोई नहीं आया, वो भी मैं हूँ। मुझे लगता है आपके खिलाफ वारंट है। क्या ये ओहायो से जारी हुआ है? मुझे लगता है ये चोरी का वारंट है, मेरा ख्याल है। ठीक है, मुड़ जाइए, अपने हाथ पीठ के पीछे रखिए। घर में और कोई है? मेरी माँ और मेरी पत्नी। सारा दरवाजे पर आती है, कहती है कि वो अभी जागी है और सब कुछ समझ नहीं पा रही। तभी वे उसे हथकड़ी लगा देते हैं। तो क्या हो रहा है? तो क्या उसे थाने ले जाना है? क्या तुम ठीक हो? मैं बस बहुत भारी महसूस कर रही हूँ। क्या तुम्हें बीमार महसूस हो रहा है या? नहीं, बस हैरान हूँ। हम कभी ऐसे इंसान नहीं थे। उसकी माँ बेटी को दुलारने की कोशिश कर रही है। पुलिस माँ को बताता है कि बेटी अब वयस्क है, ओहायो से चोरी का वारंट है, उसे थाने ले जाना होगा। इसी दौरान जेन दरवाजे पर आती है और पुलिस उससे भी बात करना चाहती है, लेकिन उनके पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं है। हेलो, क्या आप जेना है? मैं क्रिस सैनबर्ग हिल स्ट्रीट जर्नल से हूँ। रेडियो हास्य। क्या वो तुम्हारा है? हम लापता लोगों की जांच कर रहे हैं। आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें। कृपया। ठीक है। तो हमारे पास इस निवास के लिए भी तलाशी वारंट है। ठीक है, हम बाद में ही जा रहे हैं। रायन जिमरमैन। कौन? रायन जिमरमैन 2015 में कोलंबस में आप लोगों के साथ रहता था। आप दोनों, सारा और कोरी, वो लापता है। आप लोग ही आखिरी थे जिन्हें मैंने देखा। क्या उस समय आपके साथ वहाँ कोई और भी रह रहा था? हाँ, जो वहाँ आया था। हाँ, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। एमा से पहले उसका नाम यही था। यह ध्यान देने वाली बात है कि रायन के माता पिता ने बताया कि वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी से जूझ रहा था। तो जब वो अपने ऑनलाइन मिले दोस्तों के साथ रहने लगा, तब उसने एमा नाम का इस्तेमाल करना शुरू किया। रायन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो काफी अंतर्मुखी लगता था, जो ज्यादा बड़ी भीड़ों में उठना बैठना पसंद नहीं करता था। ये अजीब था कि वो अचानक उन लोगों के साथ रहने चला गया जो कई राज्यों दूर रहते थे और जिनसे वो कभी आमने सामने नहीं मिला था। आखिरी बार आपने एमा को कब देखा था? आखिरी बार आपने एमा रायन से कब बात की थी? ठीक है, जब आप गए थे। वो कब था? 2015। क्या उसके पास कोई कार थी या कुछ ऐसा जिससे वो जा सकता था? क्या वो बस से गया? उसके पास एक कार थी। हाँ, उसके पास एक कार थी। तुम उस समय उसके साथ थे और सारा के साथ भी थे, सही है? और एमा और कोरी के बीच एक रिश्ता चल रहा था। एमा और कोरी, एमा और सारा भी। ठीक है, वो रिश्ता कैसा था? मेरा मतलब है, क्या वो रिश्ता स्वस्थ था? हम जानते हैं कि एमा नई चीजें आजमा रही थी और हम जज नहीं कर रहे। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि एमा कहाँ थी। उसका आखिरी संपर्क वहीं हुआ जब वो उस छोटे लड़के के साथ नीचे था। कोरी ने रायन के उस विज्ञापन का जवाब दिया जिसमें वो अपनी यौनिकता को समझना चाहता था। मुझे लगता है वो ऐसा व्यक्ति चाहता था जो पहले से ट्रांजिशन कर रहा हो या कर चुका हो, न कि सिर्फ इसके बारे में सोच रहा हो। किसी समय पर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जिससे एमा ने जाने का फैसला किया? जहां हम थे, एमा ज्यादातर अपने कमरे में ही रही। हमने उन्हें ज्यादा नहीं देखा। कोरी, मुझे लगता है उन्हें पछतावा हुआ। क्या ये वैसा नहीं था जैसा कोरी ने सोचा? हाँ, बहुत ज्यादा। फिर वहां से क्या हुआ? मेरा मतलब है, वो दोनों, उनका आपस में बिल्कुल मेल नहीं बैठ रहा था। नहीं, मुझे पता था कि वो ऐसा बनना चाहते थे। खैर, बहुत ज्यादा, मतलब कोरी को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ट्रांजिशन में काफी आगे है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तो मैं अजीब हो गई। तुम जानते हो, पापा ने जैसा बताया था, वो बहुत ही संकोची थे, अपने आप में रहते थे, ज्यादा परेशानियां नहीं करते थे और हदें नहीं आजमाते थे। और फिर वो खुद से सवाल करने लगते हैं,
कि क्या मैं खुद को ऐसा ही देखता हूँ? सिर्फ अपनी यौनिकता ही नहीं, मुझे लगता है कि क्या मैं खुद को जिंदगी में यही देखता हूँ। चोरी से इसका क्या संबंध है? हेम के माता पिता, आप जानते हैं, उन्होंने उसे लापता घोषित कर दिया था। हमारे पास कुछ नए सबूत आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि वो आखिरी बार अपार्टमेंट में था, सही है? बाद में चोरी हुई कार को कोलंबस पुलिस ने बरामद किया। क्या एम के जाने से पहले घर में बहुत बहस हो रही थी? सारा और कोरी के बीच। ठीक है, क्या आपको याद है वो किस बारे में था? वो क्या था? मैं कोरी चाहती थी कि हमारे रिश्ते में एक तीसरा व्यक्ति हो, लेकिन मुझे पुरुषों में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। तो वो सच में चलने वाला नहीं था, तो उसने अपने लिए एक लिव इन पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिया। तो आपके पास एक उलझी हुई शादी की स्थिति है जहां दोनों पार्टनर्स जानबूझकर और सहमति से शादी के बाहर संबंध रख रहे हैं और रायन इस सब के बीच में है। क्या वे एम को घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे? कुछ देर बाद यहाँ ऊपर बहुत असहज हो गया। तो आप लोग एम को बाहर निकालने की कोशिश कैसे कर रहे थे? उसे कहीं और रहने की जगह ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना। मुझे लगता है जब एम चली गई थी तो कोरी का व्यवहार कैसा था? क्या आपको याद है कि एम कब गई थी? खास तौर पर क्या आपको पता है, क्या उसने किसी को अपने प्लान के बारे में बताया था कि वो कहाँ जाने वाली है या क्या करने वाली है? नहीं पता। ठीक है। तब सबकी उम्मीदों के विपरीत एम के साथ वैसा नहीं हुआ और उस पर जाने का दबाव था और एम जाना नहीं चाहता था। मुझे वो याद नहीं है। तो आपको समझना होगा कि क्या उसका गायब होना और हत्या उनसे जुड़ा है या हम किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति को देख रहे हैं। क्या कोरी ने आप लोगों से अपनी समस्या से छुटकारा दिलवाया था? एमा वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। सेल्फी में कोरी को वही दिखा जो वो चाहता था। एमा बहुत शर्मीली और एकांत प्रिय थी, जैसी कोरी ने नहीं सोचा था। कोरी और सारा इस बात को लेकर बहुत झगड़ रहे थे। चलो बस इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। जरूर, क्यों? क्या आप खड़े हो सकते हैं हगे? क्या आपके पास कुछ है जो मुझे चुभे? मुझे उम्मीद है कि नहीं। मुझे यकीन है कि आज आप यही आखिरी चीज करना चाहती थी। वैसे एक चीज जो हम यहाँ लॉ एंड क्राइम में इस्तेमाल करते हैं और अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं या सोशल मीडिया पर कुछ डालते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसे ओपस क्लिप कहा जाता है। ओपस क्लिप एक ऑल इन वन एआई एडिटर है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो काटना, बनाना और अपलोड करना आसान बनाता है। ओपस क्लिप एआई से बी रोल बनाता, फुटेज रीफ्रेम करता और ऑडियो क्लीन करता है। ये बहुत आसान है। बस opus.pro/crime पर जाएं, साइन अप करें, अपलोड करें और कुछ मिनटों में पूरी तरह से एडिटेड क्लिप्स पाएं जो टिकटॉक, शॉर्ट्स, रील्स के लिए परफेक्ट हैं। ओपस क्लिप आपकी वन स्टॉप शॉप है। और ओपस क्लिप जैसे टूल का होना मतलब है कि हमारे प्रोड्यूसर आपको वायरल कोर्टरूम अपडेट्स तुरंत दे सकते हैं। यह सबसे पावरफुल टूल है जिससे आप आइडियाज शेयर कर सकते हैं और प्रोफेशनल की तरह एडिट कर सकते हैं। opus.pro/crime पर जाएं, 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल लें और फिर 50% छूट पाएं। हम उस समय की स्थिति जांच रहे हैं जब आप कोलंबस में थे। ठीक है, और आप किस समय अवधि में कोलंबस में रहते थे? मैं कॉलेज के लिए गई थी, तो वो 2010 होगा। 10? ठीक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वहाँ कुछ साल रही। इस मामले में जासूस एक तरीका अपनाते हैं जिसमें वे 2 संभावित संदिग्धों से एक ही समय पर पूछताछ करते हैं। तो आपके पास सच जानने या किसी से कोई जानकारी निकलवाने का बेहतर मौका होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। वो बहुत नरम स्वभाव की और शांत लगती हैं। साथ ही वो थोड़ी घबराई हुई भी लगती हैं, जो मेरे लिए दिलचस्प है। वो कांपना शुरू नहीं करती। वो ना तो घबराती हैं, ना ही आवाज ऊंची करती हैं या लड़ाकू बनती हैं। तब मैंने सोचा, क्या उन्हें सच में लगा कि ये सिर्फ चोरी के लिए है? और जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता है, आप देखना शुरू करते हैं कि सारा और भी ज्यादा घबराने लगती हैं, जैसे शायद ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने मन में उस दूसरी बड़ी अनकही बात का भी पता है, जो है रायान जिमरमैन।
क्या आपके साथ कोई रूममेट था? उस समय मेरे पति थे। क्या आपने कभी किसी रूममेट को साथ रखा था या ऐसा कुछ किया था? मेरे आखिरी अपार्टमेंट में वे कोरी के दोस्त थे। मेरा उनसे ज्यादा लेना देना नहीं था। ठीक है, वो दोस्त कौन थे? मुझे उनका असली नाम याद नहीं है, लेकिन हम उन्हें एम्मा कहकर बुलाते थे। मुझे बताइए कि आप ब्रायन के बारे में क्या जानती हैं? क्या एम्मा? ये थोड़ा संवेदनशील विषय है। मेरे उस समय मेरे पति की यौन रुचियां थीं। कोरी की यह विचारधारा थी कि एक परफेक्ट रिश्ता 3 लोगों से बनता है। और कोरी ने रयान से संपर्क करने की पूरी वजह यही थी कि वह उसे तीसरा व्यक्ति बना सके। लेकिन मैं जाहिर तौर पर इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने ऑनलाइन काफ़ी लंबी बातचीत की थी और उसने उन्हें हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था, जो मैं नहीं चाहती थी कि हो। लेकिन लंबी कहानी को संक्षेप में कहूँ तो वो हुआ। तो वे गाड़ी चलाकर इस समझौते के तहत कि वे किराए का एक हिस्सा देंगे, और मैंने उन्हें 3 महीने का समय दिया था कि वे नौकरी ढूंढ लें और अपना खुद का घर ढूंढ लें, जो नहीं हुआ। तो कोरी ने आखिरकार उससे घर छोड़ने के लिए कहा, जो उसने कर दिया, क्योंकि शायद उसे कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया था या कुछ ऐसा। और उसने बताया था कि वो शायद उसके साथ रहने चला जाएगा या कम से कम देखेगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं। मेरी जानकारी बस इतनी ही है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग रक्षात्मक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं या तुरंत उस मुद्दे के बारे में बात करने लगते हैं बिना पुलिस के पूछे ही। और ये कुछ ऐसा था जो उसने नहीं किया। तो उसने उस कहानी का ढांचा बताया जिसने सबको एक साथ जोड़ा, लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ था। क्या आप वहाँ थे जब एमा गई थी? कुछ हद तक। मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे विनती की थी कि मैं उन्हें एक और मौका दूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले ही बहुत मौके दे चुकी हूं। और आखिरकार ये कोरी का फैसला था। मुझे याद है वे सामान पैक कर रहे थे और या तो मैं दुकान गई थी या मैं किसी दूसरे कमरे में थी। मुझे याद नहीं है, बस मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। उस समय घर पर कौन कौन था? मैं थी, कोरी नहीं थी, और फिर मेरी गर्लफ्रेंड आई थी। मुझे बस इतना पता है कि एक पल एमा वहाँ थी और अगले ही पल वो अभी गया था। कोई आकर रुका था और वो कार में बैठा और चला गया। मुझे लगा वो लौट सकता है क्योंकि वो अपनी कार वहीं छोड़ गया था, लेकिन वो नहीं लौटा और फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली। कोरी ने इसके बारे में क्या कहा? कुछ इस तरह की बात कही। मुझे लगता है उसने कहा था, अच्छा हुआ छुटकारा मिला। आपके पास 4 लोग हैं। कोरी और सारा इस समय तक अलग हो चुके थे। कोरी और जेन की आपस में ज्यादा नहीं बनती थी। रायन की कोरी, जेन या सारा में से किसी से भी नहीं बनती थी। वे सब एक तंग जगह में साथ रह रहे हैं। यहाँ बहुत जटिल रिश्ते थे। इस अपार्टमेंट में तनाव बहुत ज्यादा था। आपने बताया था कि वो आपसे गुजारिश कर रहा था कि उसे एक और मौका दे या कुछ ऐसा। इसके बारे में मुझे और बताइए। वो रो रहा था और मैंने कहा था कि मुझे माफ करना, लेकिन आखिरकार कोरी ही फैसला करता है, और अगर वो कहता है कि तुम्हें जाना होगा तो मुझे भी मानना पड़ेगा। फिर मैंने उससे पूछा, क्या उसके पास और कहीं जाने की जगह है? तभी उसने बताया कि उसकी मुलाकात किसी और से हुई है और वो उसके करीब आ रहा है। क्या वहाँ थोड़ी बहस हो गई थी? वो जाना नहीं चाहता था, ये तो साफ था। हाँ, कुछ हमारी पहली बातचीत जैसा था। मैं शांत थी, वो परेशान था।
वहाँ कोई चिल्लाना या ऐसा कुछ नहीं था। क्या बात, हाथापाई तक पहुंची थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन के बारे में बताइए, आपको क्या याद है जब रायन चला गया था? जेन और मैं रसोई में थे, कॉफी या वाइन या कुछ पी रहे थे। हम रसोई की मेज पर बैठे थे और रायन अपना बैग लेकर नीचे आया। हमने थोड़ी अजीब तरह से बातचीत की और फिर एक कार आकर रुकी अपार्टमेंट के सामने। और फिर उसने अलविदा कहा और बिना किसी झंझट के चला गया। सवाल फिर से रायन की कार पर आ जाता है। सारा पर वाहन चोरी का आरोप है, उसके पास कार चलाने का कारण नहीं था, फिर भी वो ऐसी बेकार सी कहानी सुनाती है जिससे पीछे छूटे किसी भी संभावित फोरेंसिक सबूत को समझाया जा सके। उसके पास किस तरह की कार थी या किस रंग की थी, कुछ ऐसा? मुझे पता है वो कार पुरानी थी, शायद गहरा लाल जैसे मरून रंग की थी। वो पूरी की पूरी मरून रंग की थी। क्या तुमने उसमें सवारी की है? हाँ। क्या वो उसे लेने वापस आया था? मुझे पता है वो गायब हो गया था। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता वो उसे लेने आया या नहीं। क्या उसके जाने के बाद रायन से संपर्क हुआ? बिल्कुल नहीं। घर पर जेन के साथ बातचीत तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जांचकर्ताओं के पास कुछ छुपा हुआ है, ऐसी जानकारी जो वे अब तक अपने पास ही रखे हुए थे। हम एमा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम उसमें कुछ हद तक सफल रहे। ठीक है, रुको, कब? कुछ हद तक। एमा के साथ जो भी हुआ वो उसी अपार्टमेंट में हुआ जहां आप लोग रुके थे। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप खुद की मदद करें और हमारे साथ ईमानदार रहें और जो भी जानकारी आप हमें दे सकते हैं वो दें, क्योंकि हमें पता लगाना है कि एमा के साथ क्या हुआ ताकि हम उसके परिवार को थोड़ी शांति दे सकें। हमें अपार्टमेंट से सबूत मिले हैं, सैरा की कार से सबूत मिले हैं, खून। रुको, क्या क्या? हाँ, और एमा के शरीर का एक हिस्सा मिला था, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे। मुख्य बात यह है, क्या ये एक हादसा था या कुछ ऐसा हुआ जो गलत हो गया और फिर ऐसा लगा अब क्या करें? ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो मर चुका है। ये एक सेक्स गेम था जो गलत हो गया, या आप लोगों ने उसे पाया और कुछ और हो गया, फिर ये सब किया ताकि आप पर शक ना हो। आपको बीच की कड़ियां बतानी होंगी, आखिर क्या गलत हुआ। ये तो एक बुखार में दिखने वाला सपना है। इसी कारण सारा को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, उसका इन सब से कोई संबंध नहीं हो सकता। उसका इसमें आता नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। सब कह रहे थे कि अब कोई इस आदमी को यहां नहीं चाहता था। उसके घर में रहने से सबको बोझ लगने लगा था। और हाँ, ऐसा ही हुआ। वो एक दिन अचानक गायब हो गया। रुको एक मिनट, एक पल साथ में रह रहे थे और अगले ही पल साथ नहीं। लेकिन किसी को पता नहीं था या किसी ने पूछने की भी परवाह नहीं की कि ये आदमी कहाँ गया, क्या वो वापस आएगा। तो मुझे लगता है कि अपने आप ही, आप जानते हैं, एक जांचकर्ता के तौर पर आपका अनुभव आपको बताएगा कि कोई हमें यहाँ जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। यही ठोस सबूत काम आते हैं क्योंकि जांचकर्ता पहले ही तैयारी कर लेते हैं। उन्हें वहां काफी मात्रा में खून मिला। इससे ऐसा लगता है कि उस अपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी या अपराध हुआ था। इससे लगता है कि रायन की हत्या उसी अपार्टमेंट में हुई थी। और ना सिर्फ उन्हें अपार्टमेंट में भौतिक सबूत मिले, बल्कि उस समय सारा ने जो कार चला रही थी उसे भी बेच दिया था, लेकिन वे उस कार का पता लगाने में सफल रहे। और वाकई कुछ सालों बाद उस कार में खून और जैविक सबूत मिले। जब पुलिस सारा के फोन और उसकी सर्च हिस्ट्री को देखती है तो उन्हें कुछ चौंकाने वाली खोजें मिलती हैं। खास तौर पर उसने जुगुलर के लिए सर्च किया है। वो सर्च कर रही है कि फोर्ड फोकस कैसे स्टार्ट करे, और वही कार थी जो रायन चला रहा था। और फिर उसके पास एक अजीब सा आर्ट पीस सेव है जिसमें एक टुकड़े टुकड़े किए गए शरीर की तस्वीर है। मुझे लगता है कि अधिकारियों को साफ चेतावनी के संकेत मिल रहे थे। गूगल सर्चेस जो हमने गहराई से जांचा, वो चीजें जिनमें वो दिलचस्पी रखती थी, कम से कम खून से पेंटिंग बनाना, खून पीने जैसी बातें
और फिर उसके एंड्रॉयड फोन पर किए गए सर्चेस। मुझे खून वाली किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। हमें पता था कि सारा रात 1 बजे बेतहाशा रिसर्च कर रही थी कि फोर्ड फोकस कैसे स्टार्ट कर। दिलचस्प ये था कि रायन की कार में अनोखी आफ्टर मार्केट इग्निशन सिस्टम थी, जिसे स्टार्ट करने के लिए खास तकनीक चाहिए थी। कार को अपार्टमेंट से कुछ ब्लॉक दूर एक टो ट्रक द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि कार चलाने लायक नहीं थी। कार से नंबर प्लेट चुरा ली गई थी। और हमारे पास सारा है जो अपने एंड्रॉयड फोन पर है और वो एमा की कार नहीं ले जा सकी। हम आपसे नहीं पूछ रहे कि आपने किया या नहीं, बल्कि जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ था, क्योंकि आप वहाँ थे। वो कैसे मरा? मुझे नहीं पता। हम आपको बता रहे हैं कि हमें पता है कि आप जानते हैं। नहीं समझ गई। आप ये सब सारा पे डालना चाहते हैं। आपकी पत्नी अभी जेल में है। सारा ने ये किया हो मुमकिन नहीं है। हमें इसे पूरा करने में मदद करें। एमा के साथ क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। वो चला गया। मुझे नहीं। हमें पता है वो गई। कैसे गई? संभवतः कार में गई होगी। नहीं, ये अच्छा नहीं है। उसकी कार में नहीं और जिंदा नहीं। तुम 99.9% तक पहुंच चुके हो। मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। मुझे नहीं पता। काल और मैं इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। मुझे लगता है कि ये अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रहा है। हम पर कोई हत्या का बोझ नहीं था। उसने इन बातों पर तुमसे बात नहीं की। मेरा मतलब है ये उसे जरूर तकलीफ देता होगा। उस समय उसके पति का बार बार इस रिश्ते में किसी और को लाना चाहना। मुझे भी अपने रिश्ते के बीच में किसी और का आना पसंद नहीं आएगा। ये सैरा के लिए मुश्किल था। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि उसका आपा खो गया? उसने सच में आपा खो दिया था। क्या वो आत्मरक्षा थी? एमा ने कुछ किया? मुझे नहीं पता। कहना आसान है, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल है। जब आप बस टेबल के पार कूद कर कहना चाहते हैं कि हमारे पास ये सब पहले से है ना? क्योंकि आपको उस व्यक्ति को सुनने का बस एक मौका मिलेगा। इस बिंदु पर उन्हें सिर्फ ये नहीं पता कि किसने किया, बाकी सब पता है। मेरा मतलब क्या है? हम नहीं चाहते कि हम गलत व्यक्ति को ये सब बता दें और फिर अपनी एकमात्र मौका उस व्यक्ति की पहचान करने और उससे कबूलनामा निकलवाने का गवा दें। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने वो चैट्स पढ़ी है जो कोरी और एम के बीच हो रही थी, इससे पहले कि एम यहाँ आई थी, और उनमें वो तुम्हारे बारे में बताता है और तुम्हारे बारे में बात करता है। लड़का सही है, ये तारीफ वाली बात नहीं है। जानते हो, शुरू में वो तुम्हें साइको गर्ल कह रहा था, तो उसने कहा कि उसे एमा को यहाँ लाने में घबराहट हो रही थी क्योंकि उसे लगा कि तुम एमा को ज्यादा स्वीकार नहीं करोगी। मैं तो बहुत उत्साहित होती। ठीक है। उसने कहा था कि तुम खुद ही सब कुछ संभाल लोगी, कि तुम उससे नफरत करोगी क्योंकि उसके पास अभी भी उसका लिंग है। और जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक सैरा के साथ समझौता हुआ था क्योंकि सैरा ने भी एमा से बात की थी इससे पहले कि वे लोग आए, है ना? क्योंकि वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं थी, तो कुछ नियम थे, तो कोई अंतरंगता नहीं होगी। और दूसरी बात ये थी कि अगर एमा जाती है तो तुम भी जाओगी, अगर एमा जाती तो तुम्हें भी जाना पड़ता। मुझे इसका पता नहीं था। तो जब कोरी अपनी मुलाकात से वापस आता है तो एमा वहां नहीं होती, वो अपनी मर्जी से चली गई। आप यहाँ सुरक्षित हैं। नहीं, मुझे इसका पता नहीं था। जैसे वो जाती है मुझे पता है। जांचकर्ता को हैरानी होती है जब पता चलता है कि कोरी उस वीकेंड घर पर नहीं थी और बाद में इसे अन्य लोगों द्वारा भी पुष्टि की जाती है। आखिरकार पुलिस ने कोरी को क्लीन चिट दी। सारा ने उसे डाउनटाउन कोलंबस के होटल में छोड़ा था। उसने वीकेंड बिताने के लिए एक महिला के साथ इंतजाम किया था जो बाहर से आई थी, इसलिए उसके शामिल होने की संभावना नहीं रही। तुम्हारी और एमा के बीच क्या हुआ जब सारा काम पर होती है? वही कुछ ऐसा। वो चला गया। हाँ, वो चला गया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। सारा अभी बात कर रही है। मेरा मतलब है सारा पहले ही कुछ जिम्मेदारी ले रही है। ठीक है, वो सच में वो है। पुलिस विभाग में सारा से बातचीत अब तेज हो गई है। इंटरव्यू शुरू हुए कई घंटे हो चुके हैं और अब पुलिस अब इसे बहुत गंभीरता से ले रही है।
सारा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पता है या नहीं, शायद नहीं, लेकिन अभी तुम जेनिफर से बात कर रही हो, अपनी माँ से भी बात कर रही हो, और साथ ही कोरी से कोलंबस में भी बात कर रही हो, और रियान के साथ तुम्हारे संबंध और इस मामले में तुम्हारी भूमिका को लेकर बड़ी असंगतियां हैं। और तुम्हें पता है रियान अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है। मुझे जानना है सच में यहाँ क्या हुआ था। मेरा मतलब है ये बहुत बुरी स्थिति है। हम आपकी कार का पता लगाने में सक्षम हुए, वही कार जो इस घटना के समय आपकी थी। उस अपार्टमेंट में कुछ हुआ था उसी वीकेंड जब आपने कोरी को कोलंबस में उस लड़की के पास छोड़ा था। आपको मुझे अपनी तरफ की कहानी बतानी होगी ताकि मैं देख सकूं कि क्या वो हमारे पास मौजूद सबूतों से मेल खाती है या नहीं। मुझे इस पर बात करने में असहज लग रहा है। उन्हें पहले ही पता है, इसलिए वे देखना चाहते हैं कि अब हमें क्या बताया जाएगा और उसकी तुलना हमारी जानकारी से करेंगे। क्या ये एक हादसा था? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन सा हादसा था। रायन के साथ। मुझे नहीं पता था कि वो मर गया। सारा, चलो। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हम जानते हैं। हमेशा। तो ये तुम्हारा मौका है अपनी बात कहने का, ठीक? मैंने जो पता था कह दिया। सारा, जिससे मैंने बात करने की कोशिश की थी। ठीक है, ये आपका फैसला है। मैं नहीं जानता क्या कहूँ। शायद सच कह सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान बाद में सारा टूट जाती है। सारा, मेरी तरफ देखो। लगता है तुम हमें सच बताना चाहती हो। मेरी तरफ देखो, क्या ये सच है? बस बताओ क्या हुआ था। मैं जानती हूँ तुम डरी हो, मुझे समझ है। अच्छा, शुरुआत से बताओ। तो वो एक हादसा था। हादसे हर रोज होते हैं। मैं गुस्से में थी। वो बाथरूम से बाहर आ रहा था। मैं उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे चोक होल्ड में पकड़ा और गिरा दिया। वो बेहोश हो गया, ठीक है? तकनीकी रूप से मैंने उसे छोड़ा नहीं था। और फिर बहुत देर हो गई, मुझे बस करना था। और फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है। तुमने ऐसा क्यों किया? उस समय जेन कहाँ थी? वो नीचे थी। वो क्या कर रही थी? ये बात उठी। और फिर हमें ये पता लगाना था कि क्या करना है। क्या हम उसके टुकड़े कर सकते हैं? तो आपने उसके टुकड़े कहाँ किए थे? बाथटब के पास? आपने क्या इस्तेमाल किया? उसने कुछ हद तक देखा था। काटने का काम किसने किया? बिस्मिल्लाह। फिर क्या हुआ? हमें पता लगाना था सब कुछ कहाँ रखना है। हमने गाड़ी चलाना शुरू किया और एक एक करके छोटी छोटी चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। सड़क पर, या क्या इसके लिए कोई खास जगहें हैं? सार्वजनिक डंपस्टरों में, कुछ सार्वजनिक पेट्रोल पंपों पर भी। क्या आपने कभी कोरी को बताया था कि क्या हुआ था? मुझे बस पता नहीं है। ठीक है, उसका इससे कोई संबंध नहीं था। उसने नहीं कहा कि मैं इस वीकेंड होटल जा रहा हूँ, रेयान का ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं था। तुम उस पर इतने गुस्सा क्यों थे? ऐसा क्या हुआ कि तुम उसके पीछे आकर उसका गला दबाने लगे? उसने सच में विस्तार से बताया कि उन्होंने रेयान को कई जगहों पर कैसे ठिकाने लगाया, जिससे रेयान को ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। शायद उन्हें लगा उन्होंने परफेक्ट मर्डर किया है और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। एक अपडेट मिला है, सारा ने अभी सब कुछ कबूल कर लिया है। क्या आप शरीर के टुकड़े करने में मदद कर सकते हैं? उसने सब कुछ कबूल कर लिया। ठीक है। वो सच बोल रही है और तुम लाश के टुकड़े करने में उसकी मदद करते हो। मेरा मतलब है वो सही काम करने की कोशिश कर रही है। तुम भी सही काम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है, सारा यहाँ की सरगना है, ये पहले ही तय हो चुका है। वो तुमसे कुछ करने को कहती है, तुम वो करोगे ही। वो कोई हत्यारी नहीं है। वो इस केस में थी और तुम्हारी दुनिया बिखर रही है। हाँ बिल्कुल। पुलिस के पास जेन के साथ 3 घंटे की बातचीत है, जहां वे सारा की बताई सारी जानकारी उसके सामने रख रहे हैं। वे उससे कुछ बातों की पुष्टि कराना चाहते हैं ताकि वो अपनी संलिप्तता स्वीकार करे, लेकिन जेन ऐसा कभी नहीं करती।
लेकिन आखिरकार जो वो करती है वो सभी को चौंका देगा। तो मैं बस आपको आपके अधिकार पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, ठीक है? हम इसी से शुरू करेंगे और फिर हम बातचीत कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि उसे टुकड़ों में काटा गया जब तक उसने नहीं बताया। क्या आपको पता था कि वो मर चुका है? नहीं, जब तक आपने मुझे बताया। ये नहीं था कि वो गया और किसी और के साथ चला गया। फिर आप जानते हैं उसके साथ वही किया जो उन्होंने किया। उस सप्ताहांत में उस घर में केवल 2 लोग थे जब हमें पता है कि ये हुआ था, या उन्हीं दिनों के आसपास जब कोरी चला गया था। वे हैं आप, रायन, एमा और सारा। आपके पर्स में क्या है? आप सहज और शांत नहीं है। तो जैन, जैसा हमने चर्चा की थी, आपने पूछा था क्या आप गिरफ्तार हैं, आपको हिरासत में लिया जाएगा। वो मेरियन सिटी पुलिस विभाग में डिटेक्टिव हैं। आपको वहां हिरासत में दर्ज किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम अभी वापस आएंगे। सेंट्रल 055 गोलीकांड के लिए एम्बुलेंस भेजे। आपका हाथ उसमें कब से है? क्या हम वहां जा रहे हैं? जेन अपने पर्स से बंदूक निकालती है और खुद को गोली मार लेती है। वो अपनी जान ले लेती है। मेरा मतलब है, घर में बंदूक होने का कोई संकेत नहीं था। बस ऐसी स्थिति थी जहां उस दिन बहुत सारे जवाब उसके साथ ही चले गए, जो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये जानने के लिए नुकसानदायक है कि असल में क्या हुआ था। शोले 5-5 क्या कोई पीड़ित है? सारा पुलिस को बताती है कि उसे जेन की आत्महत्या का कारण पता है। वो कहती है कि दोनों के बीच आत्महत्या का समझौता था। अगर वे पकड़े जाते तो जेन सारा को गोली मार देती और फिर जेन खुद अपनी जान ले लेती। तो उनका एक साथ आत्महत्या करने का इरादा था। लेकिन आखिरकार सारा तय करती है कि वो मौत से बहुत डरती है, इसलिए वो इस कथित समझौते में हिस्सा नहीं लेती। सारा बजौर्ड अब रायन जिमरमैन की हत्या के मामले में न्याय के कटघरे में खड़ी होने वाली आखिरी बची हुई शख्स हैं। वो कई आरोपों का सामना कर रही हैं, हत्या, अपहरण, शव के साथ घोर दुर्व्यवहार। लेकिन ये मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने उस अपार्टमेंट की तलाशी लेने के अलावा, जिसमें वे सभी रहते थे, साथ ही सारा की कार की भी तलाशी ली और उस घर की भी तलाशी वारंट के तहत तलाशी ली जिसमें जेन और सारा अपनी मां के साथ रह रही थी। और ये एक जटिल स्थिति थी क्योंकि अब साफ था कि घर के अंदर ही किसी ने आत्महत्या कर ली थी। साथ ही वे अब भी ऐसे सबूत ढूंढ रहे हैं जो सारा और जेन को रयान की हत्या से जोड़ें। जैसा उम्मीद थी, उन्हें ऐसा सबूत मिलता है जो इतना डरावना है कि अनुभवी जांचकर्ताओं के लिए भी उससे निपटना मुश्किल रहा होगा। इस बिंदु तक जांचकर्ताओं के पास सारा पर इस अपराध का आरोप लगाने के लिए काफी सबूत है। उनके पास अपार्टमेंट और कार से मिले सबूत है, साथ ही उसके बयान भी हैं जो अन्य सबूतों से मेल खाते हैं। शायद इस मामले का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उन्होंने सारा की मां के घर की तलाशी ली। रयान के कंकाल के केवल कुछ हिस्से ही मिले थे। एक चीज जो कभी नहीं मिली वो था उसका सिर। लेकिन अधिकारियों ने पता लगाया कि उसका सिर एक सूप के बर्तन में था जो एक डिब्बे में सारा की मां के गैराज में रखा हुआ था। ये एक बड़ा खुलासा था। इन महिलाओं के पास इतने सालों से वो सिर था। असल में वह सिर उनके साथ कई बार घर बदलते भी गया। शुरुआत में वो सिर उनके अपार्टमेंट के फ्रीजर में जमी हुई सब्जियों के पीछे रखा था। शिफ्ट होने पर वे उसे साथ ले जाती थी और ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें बस ये नहीं पता था कि उसे कहां फेंकना है या फिर वे उसे किसी तरह की ट्रॉफी के रूप में देखती थी। दिसंबर 2021 तक सारा बजाट को मौत की सजा मिल सकती है, तो वो दोष स्वीकार करने का फैसला करती है और रयान उर्फ एमा की हत्या और उसके अंग भंग के लिए गंभीर हत्या के एक आरोप में खुद को दोषी मान लेती है। और अब दोष स्वीकार करने के बाद मौत की सजा की संभावना खत्म हो जाती है।
जैसे ही सारा बिजॉर्ड अपनी सजा सुनाई जाने के लिए अदालत में प्रवेश करती है, वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने की संभावना का सामना करती है। मैं रायान की मौत में अपनी भूमिका की जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ और मैं अपनी बाकी जिंदगी हर दिन खुद को सकारात्मक कार्यों और अच्छे कर्मों के जरिए सुधारने की कोशिश करती रहूंगी। मेरे लिए ये ऐसा लगता है जैसे किसी को लगा कि उसके दिमाग में ये सही था और शायद जो दर्द उसे लगा कि रायान ने उसे दिया वही उसका कारण बना। तो आखिरकार फिजिकल सबूतों के साथ ये बात सारा पर ही आकर टिकने वाली थी। उसने रायान की हत्या करना कबूल किया, लेकिन ये भी साफ है कि अकेला इंसान शायद उसे टुकड़ों में नहीं कर सकता और सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। मुझे लगता है उसे पता था उसका समय खत्म हो गया है। वो सालों तक इससे बचती रही, लेकिन अब उसे अपने किए की सजा मिलनी थी। मेरे बच्चों को अपने चाचा रायन को कभी जान नहीं पाएंगे, वो उनसे कभी बात नहीं कर पाएंगे और वो समानताएं नहीं देख पाएंगे जो मैं रायन और उनमें देखती हूँ। वो उनके साथ वो खेल नहीं खेल पाएंगे और उन्हें वो सब बहुत पसंद आता। मैं हैरान था कि उसने जिम्मेदारी लेते हुए कहा, ठीक है मैं लूंगी, लेकिन लगता है वो मौत की सजा से बचना चाहती थी। और देखिए, कम से कम उसे वो मौका मिला। सारा बिजॉर्ड को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जिसमें 30 साल पूरे करने के बाद पैरोल की संभावना है। अगर आप सोचें, रायन जिमरमैन की हत्या वाले दिन से लेकर केस के समाधान तक, उन रहस्यों से जो सालों तक सिर्फ जेन और सारा के बीच ही रहे, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मिलकर भौतिक सबूत खोजने तक, ये वाकई एक बहुत जघन्य मामला था। लेकिन आखिरकार इसने ये सवाल जरूर हल कर दिया कि रायन जिमरमैन के साथ क्या हुआ था। दोष स्वीकार करने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि इससे उसके परिवार को आगे बढ़ने की ताकत मिली होगी। ये एक अहम बात याद दिलाता है। किताब को उसके कवर से मत आंकिए, क्योंकि अंदर क्या है ये नहीं पता होता। ये मामला मेरा दिल तोड़ देता है, क्योंकि आखिरकार रायन एक बहुत ही युवा लड़का था जो बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस दुनिया में उसकी जगह कहाँ है और एक इंसान के तौर पर उसकी पहचान क्या है। और ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका फायदा उठाया, जिनके पास उससे कहीं ज्यादा जीवन का अनुभव था।